हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग 11वीं क्लास देख रहे हैं और 11वीं क्लास में जो है हम लोग ज्योग्राफी आज हमारी प्रारंभ होगी और नया आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 हम लोग देख रहे हैं और महासागरीय जल का संचलन हम लोग देखेंगे। क्लियर है। पिछले चैप्टर में हमने महासागर के विषय में पढ़ा था कि आपका महासागर के नितल क्या होते हैं, उच्चावच क्या होते हैं, उनके विषय में इत्यादि पढ़ा। मगन तट, मगन ढाल, इन सब आपके चीजों के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा। इसमें पढ़ेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम गौर करके देखें। महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान। इसकी मुख्य विशेषता तापमान, खुरापन, घनत्व और बाह्य जैसे सूर्य, चंद्रमा, वायु अपने प्रवाह से महासागरीय जल की गति प्रदान करते हैं। कह रहे हैं कि जो महासागर का जल है वो स्थिर ना होकर कैसा है, गतिमान है। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेटमेंट 1, समुद्र का जल स्थिर है। कथन 2, समुद्र का जल आपका गतिमान है। कथन 3, समुद्र का जल सूर्य, चंद्रमा तथा वायु के प्रभाव से गति प्रदान करता है। अब हमें एक चीज समझ आएगी कि चलो ये तो ठीक है कि वायु से बात कर रहा होगा, क्या चंद्रमा और पृथ्वी इसके फैक्टर होंगे? क्या वो आपका चंद्रमा और पृथ्वी की वजह से भी क्या वो आपका गति कर सकता है? तो ऐसी चीज जब पूछी जाएगी तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती है। क्या होती है? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल और आपका वर्टिकल, दोनों प्रकार से चलता है, यानी कि ऊपर भी आता है और इस तरह भी। ज्वार भाटा ये इसका एग्जाम्पल है। और ये आपका ड्रफ्ट के रूप में जो कॉन्टिनेंटल ड्रफ्ट होती हैं, जो आपकी धाराएं बहती हैं, वो कैसी होती हैं? वो आपका क्षैतिज होती हैं। और ऊर्ध्वाधर कैसी होती हैं? ऊपर जब उड़ती हैं आपका, उनको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रूप में उनको मापते हैं। ठीक। तो अभी तक इस छोटे से इतने स्टेटमेंट में हमको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं जो आपको ध्यान रखना। पहला तो यही क्लियर हुआ कि जो महासागर का जल है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि क्या है? आपका गतिमान है। ठीक। दूसरा, इसकी जो गति है वो टेम्परेचर और आपका खारापन और घनत्व, ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। वो टेम्परेचर को अब मैंने आपको बहुत बार चैप्टर में पढ़ाया है। जब हम लोग महासागर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया, फिर आपका वायुमंडल पढ़ रहे थे कि जो हमारी पृथ्वी है वो जल्दी गर्म होती और आपका जल्दी ठंडी होती है, जबकि जो समुद्र है वो देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं। ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी। सूर्य, चंद्रमा, वायु अपने प्रभाव से महासागरीय जल की गति प्रदान करते हैं। जल क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां हैं। कैसी हैं? दोनों प्रकार की। महासागरीय धारा व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित है। महासागरीय धारा और क्षैतिज गति से संबंधित है। ठीक है। कैसी हैं? क्षैतिज रूप में चलती हैं। धारा और लहरें कैसे होती हैं? इस तरीके से चलती हैं ना। और ऊर्ध्वाधर कैसी होती हैं? ऊपर की तरफ होती है। ठीक। ऊर्ध्वाधर में कौन आ गया? आपका ज्वार जो आती है ऊर्ध्वाधर में आती है, या सुनामी जब आती है तो कैसी आती है? ऊपर चलती है, पानी बाहर फेंक देती है। वो कैसी है? वो आपका जो है ऊर्ध्वाधर है। जबकि जो आपकी धारा है और लहर है जो इस तरीके से समुद्र में आती है, वो क्या है? वो आपका क्षैतिज प्रकार में है। ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित। देखिए क्या कह रहे हैं? ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित। महासागरीय धारा एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल लगातार बहता बहाव है, जबकि तरंगे जल की क्षैतिज गति है। धाराओं में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं, जबकि तरंगों की जल की गति नहीं करता है। तरंगों के आगे बढ़ने से क्रम जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागर एवं समुद्रों के जल के ऊपर उठना और नीचे गिरने से संबंधित है। कैसे होती हैं? जल को ऊपर उठाती हैं और जल को नीचे गिरती हैं, इसी से ये संबंधित। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट देख लीजिए कि क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के कारण, यानी कि अर्थ और सन और मून के कारण ही उनका आकर्षण, यानी कि जो उनका ग्रेविटेशनल उनका
फोर्स लगता है, उनकी वजह से क्या होता है, जो महासागर में जो आपका ज्वार और भाटा आती है, उठते हुए को ज्वार और नीचे गिरते हुए को भाटा कहते हैं। ये जो होता है ये किसकी वजह से होता है, सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण की वजह से एक दिन में जो होता है आपका ये ऊपर उठता है। अध स्थल से ठंडे जल का प्रभाव ऊपर है और जल का नीचे जल में गति पर होता है। ठंडा जल ऊपर आ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, उत्प्रभाव होता है और जल ऊर्ध्वाधर गति इसकी प्रकार करता है। अब नीचे जल उठेगा ऊपर जाएगा फिर वो नीचे गिरेगा, तो इस प्रकार से ये होता है। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन है, ये कहा गया है कि दिन में 2 बार ज्वार आती है, तो एक ज्वार मान लीजिए इस टाइम आई, एक टाइम इस टाइम आई, कोई भी समय मान लीजिए ये एक्स टाइम आई और ये x1 टाइम आई, तो एक ज्वार से दूसरी ज्वार के बीच में कितने घंटे का समय है। भाई एक ज्वार अगर आएगी तो वो कुछ समय के बाद आएगी, 2 घंटे के बाद। आप कह रहे दिन में 2 बार आती है, तो क्या ज्वार 12 घंटे पर आती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों ज्वार के बीच का समय कितना हो, ये आपको ढूंढना है। मैंने क्वेश्चन को समझा भी दिया है कि एक ज्वार मान लीजिए एक्स टाइम पे आई, दूसरी आपका x1 टाइम पे आई, तो अगर पहली वाली और दूसरी वाली के बीच में कितने का अंतर रहता है ये आपको बताना है। तो यहां आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपका देख लीजिए, एक बार किसी का कोई डाउट कोई क्वेरी, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इस सेविंग में से मैं निकाल सकता हूं विद स्टेटमेंट, अगर मैं पेपर बनाऊं। देखिए जब भी आप कभी यूपीएससी जैसी परीक्षाओं का पेपर देंगे तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा पहले लाइन से ही कि हाँ जो आपका सागर है उसका जल स्थिर ना होकर, स्थिर ना होकर क्या है, गतिमान है, किस कारण है, तो चंद्रमा सूर्य और वायु। हम कहेंगे चंद्रमा सूर्य कैसे हो सकता है, ये कैसे पानी को चला सकते हैं, वायु तो एक बार वो चलाएगी भाई, आपका फोर्स लगेगा बह जाती है उसके साथ, तो अब पता लगा ज्वार और भाटा के रूप में आपका पानी उठता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तभी क्लियर होगा जब हम चीजों को बहुत बारीकी से पढ़ें। देख लीजिए फिर आप देख लिया, चलिए अब अगर आप इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। किस कारण होती है गति, क्यों होती है, रीजन पूरा क्लियर है ना। चलिए यही सारी चीजें हमको देखनी होती हैं, किस वजह से गति हो रही है, मूवमेंट का रीजन क्या है। ठीक, अब है आपका तरंगे। तरंगे वास्तव में ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। अगर कोई आप मान लीजिए अगर समुद्र का पानी नीचे से ऊपर उठ रहा है तो कोई तो एनर्जी उस पर लग रही होगी, कोई तो फोर्स उस पर लग रहा होगा जो आपका नीचे से ऊपर की तरफ आपका जा रहा है, कुछ तो होगा ना बच्चों। जल नहीं है जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति कर सके, कैसे नहीं कर सकता, आर पार नहीं कर सकता। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करता है, कैसे करता है, तरंग में जल कण वृत्ताकार रूप में आपका गति करता है, कैसा करता है, गति करता है वृत्ताकार रूप से, ठीक है नहीं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है। अब देखिए वायु क्या करती है, जल को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे तरंग उत्पन्न होती है। वायु के कारण तरंग महासागरों में गति करती है, ऊर्जा तटरेखा पर निमुक्त होती है। कहां फ्री होती है, मान लीजिए आपके समुद्र में बाढ़ आया या फिर आपका सुनामी आया, उठा और बाहर कहां छोड़ देती है, तट पर, और तट पर होकर वो शांत हो जाती है, यानी उसकी एनर्जी क्या होती है, तट पर आपका चली जाती है, ठीक है ना। ये इसमें सतह जल की गति महासागर की गति के तल पर कदाचित प्रभावित करती है। जैसे एक ही तरंग महासागर तट पर पहुंचती है इसकी गति कम हो जाती है। गंतव्य जल मध्य आसपास के संघर्ष होने के कारण जब जल की गहराई तक तरंग दैर्घ्य आधे से कम होती है तब तरंग टूट जाती है। बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती है, बहुत सारी आप देखेंगे उनमें फिक्शन होता है और गहराई तरंग दैर्घ्य क्या होती है, दैर्घ्य आधे से कम आती है, तब क्या होती है, टूट जाती है। बड़ी तरंग दैर्घ्य खुले महासागरों में पाई जाती है। तरंगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती हैं
तो बढ़ती जाती हैं और वायु की गति ऊर्जा को अवशोषित करती है। आगे बढ़ेंगी तरंगे, बढ़ती जाती हैं तो वायु से ऊर्जा ले लेंगी। ठीक, अधिकतर तरंगे वायु के जल के विपरीत दिशा में गति करती हैं। कैसी हैं? जितनी भी तरंगे हैं कैसे हैं? जल के विपरीत दिशा में गति करती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाए कि बताइए जल वायु की जो तरंगे हैं वो जल के समान दिशा में गति करती है। कथन है जल की जो तरंगे हैं वायु के विपरीत दिशा में करती है जल की। तो क्या होगा? तरंगे वायु के जल के विपरीत दिशा में। ठीक, जब दो नोट, नोट मतलब होता है 2 पॉइंट, जब 2 नोट या उससे कम वाली समीर शांत जल में बहती है तो छोटी मोटी ओमिकाएं रिप्स बनती हैं और वायु की गति बढ़ने के साथ इनका आकार बढ़ जाता है। पहले धीरे धीरे, फिर उसके बाद इस तरीके से उछाल आता है ना। तट के पास पहुंचने पर टूटने तथा सफेद बुलबुले सरप की भांति घुलने से तरंगे हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हैं। अब आपने देखा होगा कि उबाल आया समुद्र में, कैसा आता है? पहले चलता है, फिर वो बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, इस तरीके से उठती जाती हैं उठती जाती हैं। ठीक, आप उनको देखते हैं तो जैसे ही वो कोस्टल पकड़ लेती हैं तट, तो उनमें ना झाग बन जाते हैं बुलबुले टाइप। जैसे कि आपका सरफ आपका गिर दिया हो, आपका डिटर्जेंट कहाँ गिर दिया हो, आपका समुद्र में, वो सारे इकट्ठे जाते हैं। तो उनके झाग कहाँ लग जाते हैं? जो आपके कॉर्नर है वहां लग जाते हैं। और दिल्ली में आप देखिए, आप यमुना जी में दिखाई देगा आपको, समुद्रों में आप जाइए, गंगा सागर वगैरह, या कभी आपको चेन्नई जाने का मौका मिले, गोवा, कर्नाटक, ठीक, जहां पर अच्छा खासा ये चीजें होती हैं, तो वहां आपको बिल्कुल इस पर दिखाई देगा। ठीक, और आप इसको देखोगे भी और बहुत अच्छे से आपका समझोगे। एक तरंग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। युवा तरंग अपेक्षाकृत ढाल वाली होती है, स्थानीय वायु के कारण बनी होती है। कम नियमित गति वाली तरंगे की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है। संभवतः उत्तरी गोलार्ध में तरंग, कहां पर है हम बात कर रहे हैं? दूसरे गोलार्ध की में तरंग उच्च बिंदु पर वायु की तीव्रता द्वारा लाया जाता है, यानी यह कितने समय तक प्रभावित रहती है तथा उस पर क्षेत्र के ऊपर कितना समय एक इसी बाप के दिशा में अब कैसा होता है? प्रतिमान होता है। ठीक, पहले दिखाइए फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो तरंग क्या है? सबसे पहले देखिए, तरंग को कौन ऊर्जा प्रदान करता है? तो वायु। क्लियर है? देख लीजिए, पढ़िए, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी देख लिया? चल, अब हम इतना देख चुके, आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार यहां तक देखिए, ठीक है, कैसे ऊर्जा निकलती है और विपरीत जाती है तरंग वायु की, जल के। कैसी होती है? विपरीत दिशा में गति। चलो देख लिया, इस तरह का होता है, मैं दिखा देता हूं भाई। एसिड तो तरंग उठती है, नीचे बैठती है, उठती है, ऐसी तो होती है, ये तो होती है। ठीक, द्रोणी का उभार इसे कहेंगे, द्रोणी का भार इसे कहेंगे। भाई जो आपकी तरंग है ऐसी तो आती जाती है, पता कैसी होती? थोड़ा सा बढ़ा कर दिखा, ऐसी जाती, कभी ऊंची कभी नीची, इस प्रकार से तो होती है कुछ। क्यों भाई? बच्चों देख लिया? यहां तक कोई क्वेरी किसी बच्चे की? कोई डाउट किसी बच्चे का? तरंगे गति करती हैं, कह रहे जो तरंग है वो गति करती है, ऑब्वियस है, तरंग है तो मूवमेंट करेंगी ही, क्योंकि वायु को प्रभावित करती है। सबसे बड़ी बात है, जो तरंगे हैं वो क्या करती हैं? वायु को प्रभावित करती हैं, हमने देख लिया। और कैसे करती हैं? विपरीत दिशा में करती हैं। तो विपरीत दिशा के लिए हमने ऐसे एरो। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगे शिखर को नीचे की ओर खींचती है। अब मान लीजिए वेव जा रही है, वो तो इस तरीके चल रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण कहां खींचेगा? नीचे की तरफ, अपनी तरफ खींचता है। अगर आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी जो भी आपका बॉडी है सब पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा, हम पर भी लगा हुआ। क्लियर हुआ है? तो क्या करती है पृथ्वी? सभी को अपनी तरफ खींचती है, इसके कारण अपने फोर्स के कारण। गिरता हुआ जल पहले गर्त की ऊपर धकेल देता है एवं तारे नए स्थिति में गति करते हैं। तरंगों के बीच जल की वृत्त गति होती है, इंगित करता है आती हुई तरंगों पर भी
वस्तुओं का आने और कुछ ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई तरंगे नीचे और पीछे की ओर होती है। कैसी होती है? नीचे की ओर, पीछे की ओर आपका लौटती हुई होती है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। तो कैसे है? वहां तरंगे आप में आपकी मूवमेंट होता है और वायु जल को प्रभावित करती है लेकिन विपरीत करती है। कैसे पड़ा है? गुरुत्वाकर्षण बल की तरंगे शिखर को क्या करती हैं? आपका नीचे की तरफ आपका खींचती है। गिरता हुआ जल पहले गर्त में ऊपर की ओर धकेलता है एवं तरंग आपका नई स्थिति की गति करता है। ठीक, इन्हीं सब चीज को ये इंगित करते हैं और इसी तरह से ये आप इनको देख सकते हैं और आपको दिखता भी है। ठीक है नहीं? तरंगों की विशेषताएं। तरंग, शिखर एवं गर्त। एक तरंग का उच्चतम एवं न्यूनतम बिंदुओं को क्रम से शिखर और गर्त कहा जाता है। जो तरंग ऊंची होगी उसको हम शिखर कह देंगे। जो तरंग आपका न्यूनतम होगी उसे हम आपका गर्त कह देंगे। तरंगों की ऊंचाई यह तरंगों के गर्त के अर्ध शिखर स्थल के ऊपरी भाग तक ऊर्ध्वाधर दूरी है। तरंग आयाम की ऊंचाई पर आधा होता है। अब हम आयाम की बात करें, तरंग आयाम क्या? तरंग की ऊंचाई का आधा। मान लीजिए तरंग गई 4 मीटर, तो ये आधा हो गया 2 मीटर। ये क्या है? तरंग आयाम, 2 मीटर इसका। तरंग काल। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरने वाले दो लगातार शिखरों को गर्त में आपका क्या है? अंतराल है। ऐसा है, 2 अंतरालों पर ये हमको दिख रहा है। अब है आपका तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। दो लगातार शिखरों एवं गर्तों के बीच 36 दूरी। वेव स्पीड, वेव जो स्पीड होती है, जल के माध्य तरंग की गति करने की दर को गति दर कहते हैं। इसे नॉट में मापा जाता है। तरंग आवर्ती, यह तरंग सेकंड समयांतर में दिखाए गए बिंदु से गुजरने वालों की संख्या है। कैसी है? उससे आपका गुजरने वालों की आपका संख्या। देख लिया? तरंग गति, धैर्य, आवर्ती। आवर्ती क्या होती है? 1 सेकंड के समांतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली जो संख्या है, ये कोई पॉइंट है, उससे कितनी आपकी आपकी तरंग गुजर गई, उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। लिख लीजिए सब आपके परिभाषाओं। चलिए आगे बढ़ जाए। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एक ज्वार भाटा आती है एक बार, तो दिन में 2 बार आती है, दोनों के बीच का समय कितना है? कि एक अगर मान लीजिए 9 बजे आएगी, दूसरी कितने बजे आएगी? एक उदाहरण के तौर पर, या 1 घंटे, दो ज्वार भाटाओं के बीच में कितने का समय है? ये मेरा क्वेश्चन है आपको घर से करने का। अब हम करते हैं टाइड्स। ज्वार भाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन में काफी पढ़ी है हमने ये, क्योंकि जब भी ज्वार भाटा का नाम आता हम तुरंत पढ़ते थे कि भाई ज्वार भाटा, अगर ये पानी ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है, हम समुद्र में देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, हमारे मन में बड़ी एक क्यूरियोसिटी बनी रहती थी इसको लेकर। और क्यों ना माने, नई चीज है तो बननी भी चाहिए, और बनेगी तो बहुत अच्छा होगा। देखते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में कई बार, दिन में 1 बार या 2 बार समुद्र तल का नियतकालिक उठना, यानी कि कंटिन्यू से उठता और गिरना, नियतकालिक उठना और गिरना को ही ज्वार भाटा कहते हैं। यानी कि ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा। लिख लीजिए, दिन में 1 या 2 बार ये होता है, 1 या 2 बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जलवायु संबंधी प्रभावी वायु और वायुमंडल दबाव में परिवर्तन के कारण गति को आपका मोहिम सुगर्भिक सुगी कहा जाता है। मोहिमम्मी ज्वार भाटा की एक नियमित नहीं है। ज्वार भाटा का स्थानिक और कालिक रूप से अध्ययन बहुत जटिल है, क्योंकि आवर्ती, परिमाण,
ऊंचाई में बहुत भिन्नता होती है। कैसी होती है? इनमें बहुत विभिन्नता आपकी पाई जाती है। इनके बीच में कैसा है? बहुत डिफरेंसेस मिलता है कि कैसे कालिक है, आवर्ती क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कैसे चेंज हो रही है, इंटरचेंज, इन चीजों में बड़ा हमको इन सारी चीजों को देखना। देख लिया? देखिए, मैं धीरे धीरे पढ़ाने का जो मतलब है ये है कि हम चीजों को अच्छे से समझें। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा क्या करता है? उसमें भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा, यानी कि चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स, और कुछ, ऐसा नहीं कि संपूर्ण लग रहा है, कुछ हद तक मतलब जब सूर्य चंद्रमा सीधे हो जाएंगे तब लगेगा। और भी ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति है, यानी कि सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही क्या होता है? ज्वार ऊपर उठती है, क्योंकि पृथ्वी अपना फोर्स लगा रही होती तो उठने नहीं देती, लेकिन जब उनका फोर्स लगता है तो वो ऊपर की तरफ उठती है, जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। सॉरी, दूसरा कारक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप केंद्रीय बल। आप कहेंगे सर आप केंद्रीय बल क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम्पल पढ़िए, आप डेफिनेशन करिए, गूगल में पढ़िए, या जो बच्चे हैं 6th 10th के या 9th के उनसे पढ़िए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, आप केंद्रीय बल। ठीक, जो कि गुरुत्वाकर्षण संतुलन करता है। गुरुत्वाकर्षण और बल और तथा अपकेंद्रीय बल दोनों को मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। चंद्रमा की एक तरफ वाले पृथ्वी के भाग जो ज्वार भाटा उत्पन्न करते हैं, इसके विपरीत भाग को चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल दूसरी कारण कम होता है। अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। ठीक, ज्वार उत्पन्न करने वाले बल दो प्रकार के बलों का अंतर है। चंद्रमा से गुरुत्वीय आकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भाग को अपकेंद्रीय बल की गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। कहता होता है इनमें बल अधिक होता है। इसके लिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की दूसरी तरफ कम होता है, क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर है। ऐसा है, चंद्रमा पे अधिकतम दूरी पर। यह अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होता है। यह चंद्रमा का दूसरा भाग उभार पैदा करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रभावशाली है। एक दूसरा उभार का, तो ध्यान रखिए, अगर पूछे जाए कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स हैवी होता है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आप कहेंगे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अपकेंद्रीय बल है, वो ज्यादा लगता है किसे? एज टू कंपेयर जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे। इसलिए चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार कारण बनता है और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से काफी की दूसरी तरफ कम होता है, क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिक दूरी पर है। यानी कि चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है, क्योंकि वो दूर है। यह अपकेंद्रीय प्रभावशाली होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से प्रभावशाली हो जाएगा। और यह चंद्रमा से दूसरा ऊपर भाग पैदा होता है, उभार पैदा करता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षति ज्वार उत्पन्न करने के लिए ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण है ज्वारीय उभार पैदा होता है। यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ऊर्ध्वाधर बल से ज्यादा क्या है? ज्वारीय जो उभार है वो होना चाहिए। ठीक, ये चीजें इसमें देखिए, ठीक है ना, और उसकी वजह से ही ये सारी चीजें होती है। ठीक, तो इनको हम लोग, मैं आपको बताऊंगा, और आज एक काम करिए, कल फिर एक बार रिवीजन करेंगे। यहाँ पे इसका रिवीजन लिख देता हूं मैं, कल यहाँ से फिर रिवीजन करें, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। इतने मान लीजिए कि फिलहाल हमने इतना ही पढ़ा है। आपका दो बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका अर्थ और मून का पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।